इस क्लास 6 की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 और 10 जो भी आपकी बुक में इसका नंबर हो उसको देख लीजिएगा। मैं आपका स्वागत है। इसमें हम ट्रेडर्स, किंग और पिलग्रिम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कि हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड और ट्रेडर्स। आखिर हमें कैसे पता चलता है ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में। तो जो फाइन पॉटरी मिलती है, पॉटरी का मतलब होता है जो पुराने बर्तन मिलते हैं, स्पेशली बाउल, प्लेट, ये कई जगह आर्कियोलॉजिकल साइट्स में मिलते हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट में। और जब मतलब आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पर खुदाई करते हैं तो उन्हें बहुत सारे बर्तन मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो उससे ये फिर अनुमान लगाते हैं कि ट्रेडर्स ने शायद इनको लाया होगा कई जगहों से जहाँ से वो लोग ट्रेड करते रहे होंगे। जैसे साउथ इंडिया में क्या है, साउथ इंडिया जो था उस ज़माने में, जब पुराने समय में बहुत फेमस था गोल्ड के लिए, स्पाइसेस मतलब मसालों के लिए, खासकर पेपर के लिए। और पेपर और प्रेशस स्टोन मतलब होता है जो हीरे जवाहरात थे, उसके लिए बहुत फेमस था। पेपर जो था वो पर्टिकुलरली रोमन एम्पायर में उसकी बड़ी वैल्यू थी और उसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। ठीक है ना, पेपर मतलब काली मिर्च। तो ट्रेडर्स क्या थे, अपने साथ बहुत सारा जो माल था, गुड्स मैंने होता है माल, वो रोम में ले जाते थे शिप के द्वारा। और लैंड से यदि ये लोग जाते थे तो कारवा बना के जाते थे। कारवा मतलब होता है एक बहुत बड़ा ग्रुप बना के जाते थे, ऊँटों पे या घोड़ों पे लाद के ले जाते थे सामान। तो वहाँ पर फिर क्या है, बहुत सारा ट्रेड हुआ करता था रोमन लोगों के साथ, क्योंकि कई ऐसे रोमन गोल्ड कॉइन जो है वो साउथ इंडिया में मिले। ट्रेडर्स ने कई एक्सप्लोर किए कई सी रूट, क्योंकि भाई वो लोग लैंड से ज़्यादा उनको सी से ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि सी जो था वो उनकी बहुत मदद करता था। उसमें उस ज़माने में इस तरह के शिप चलते थे और उसमें बड़े बड़े जो है इस तरह के वो लगे रहते थे, जिसके कारण वो हवा के कारण चलते थे, आगे बढ़ते थे। तो इसकी वजह से उनको मानसून विंड का क्या होता था, बहुत ज़्यादा फ़ायदा, एडवांटेज मिलता था। और वो अफ्रीका, अरेबिया, इस जगह वो आसानी से पहुंच जाते थे साउथ वेस्ट मानसून के कारण। ठीक है। फिर स्टडी शिप्स वो लोग बनाया करते थे इन लॉन्ग जर्नी के लिए। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो न्यू किंगडम थे वो जनरली कोस्ट के अलोंग, कोस्ट मतलब होता है समुद्र के किनारे होते थे। ठीक, हिल्स प्लेट्यू के किनारे होते थे। तो इन्हीं रिवर के किनारे जो था एक नदी थी, कावेरी नदी, जो बहुत फर्टाइल थी। तो जनरली जो चीफ थे, किंग थे, वो लोग इस रिवर वैली को और कोस्ट को क्या होता था, कंट्रोल करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यहाँ से व्यापारी आएंगे और व्यापारी उनको टैक्स देंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो संगम जो पोएम है, हमने जो जिनका नाम पहले पढ़ा, उनको मूविएंडर कहा जाता था। किन लोगों को, जो लोग वहाँ पर पावरफुल होते थे उन लोगों को। तो तमिल वर्ड, ये एक तमिल वर्ड है मूविएंडर। और ये जनरली 3 वहाँ पर हेड पाए जाते थे साउथ में, वो थे चोला, चेरा और पांड्या। ये 3 राजवंश के नाम हैं और ये साउथ इंडिया में बहुत पावरफुल थे लगभग 2300 ईयर्स एगो। और ये जो 3 चीफ्स थे, इनको जो है 2 सेंटर ऑफ पावर थे इनके, एक इनलैंड और दूसरा कोस्ट। 6 सिटीज़ में 2 इम्पॉर्टेंट थी, पुहार और कावेरी पट्टिनम करके जगह थी। और दूसरी जो जगह थी वो मदुरई थी, जो कैपिटल थी पांड्या लोगों की। चीफ जो थे वो रेगुलर टैक्स नहीं लेते थे, बल्कि वो क्या करते थे, बड़े गिफ्ट लिया करते थे। और मिलिट्री एक्सपीडिशन में जाते थे, वो ट्रिब्यूट मतलब नेबरिंग एरियाज से पैसा इकट्ठा किया करते थे और कुछ वेल्थ को अपने पास रखते थे। बाकी क्या करते थे, अपने सपोर्टर, मेंबर ऑफ फैमिली, सोल्जर और पोएट के बीच में बांट देते थे। कई पोएट ने क्या किया, जो संगम लिटरेचर में लिखा है, तो उन्होंने ये वर्णन किया कि उनको अपने चीफ से बहुत सारे गोल्ड, हॉर्स, एलिफेंट, ये सब मिला करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये लोग चोला, चेरा और पांड्या थे, उसी समय में फिर सातवाहन लोग इनके बाद आए। और जिसमें सातवाहन का जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर था वो गौतमी पुत्रा श्री
सतकर्णी था। इसका अपन को नाम याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है कि सातवाहनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर कौन था। तो हम उसके बारे में उसके इंस्क्रिप्शन जो कि उसकी मदर गौतमी बालची के लिए उसने किया था, इंस्क्रिप्शन को लिखा था, उससे हमको उसके बारे में पता चलता है। तो जो दूसरे सातवाहन वहाँ पर राजा थे उनको दक्षिणपंथी के लॉर्ड कहा जाता था। ये देखिए, ये पूरे मैप से आपको समझ में आएगा। ये देखिए हमारे इंडिया का ये साउथ वाला पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए चोला, चेरा और पांड्या दिख रहे हैं आपको। चेरा और पांड्या किंगडम, चोला किंगडम दिख रहा है। और उसी के बीच में देखिए यहाँ सातवाहन दिख रहे हैं आपको। ऊपर आपको कुषाण दिख रहे हैं, फिर मथुरा दिख रहा है, फिर सका दिख रहा है, फिर हिमालय दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो नाम है चोला, पांड्या, ये सब जो है ये उस ज़माने के जो हमारे देश के बहुत फेमस राजवंश हुआ करते थे जिन्होंने हमारे साधन एरिया में राज्य किया। फिर सिल्क रूट। अब क्या होता था, जैसे अपन जानते हैं कि जो सिल्क होता है वो बहुत ही रेशमी जो कपड़ा होता है वो बहुत ही महंगा होता है और उसको जो है ककून से बनाया जाता है। ये देखिए, ये ककून की पिक्चर है। ककून जो होता है वो एक कीड़ा बनाता है और फिर इस ककून से क्या होता है, वो सिल्क मिलता है और सिल्क जो है फिर उस मतलब धागा मिलता है और धागे से फिर कपड़ा बनाया जाता है। तो सबसे पहले ये जो मेकिंग सिल्क के मेकिंग की जो टेक्निक थी वो चाइना ने 7000 साल पहले अडॉप्ट की थी और ये जो है 1000 ऑफ ईयर तक के लोगों ने सीक्रेट रखा था कि हम किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन जब बहुत सारे लोग चाइना से दूसरी जगहों पर गए तो उन्होंने अपने साथ ये चीज़ लेके गए और ये लोग जनरली सिल्क रूट को फॉलो करते थे। ये जो आपको मैप में दिख रहा है ये सिल्क रूट है, ठीक है ना। ये देखिए कहाँ चाइना से कहाँ कहाँ जाते थे सिल्क बेचने के लिए, ठीक। और राजा महाराजा लोग सिल्क को पहनना जो था वो बहुत अच्छा समझते थे। वो ये मानते थे कि ये राजा महाराजाओं का है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो था मतलब कपड़ा था और बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था। तो जो राजा लोग थे वो सिल्क रूट को अपने अंडर में लेना चाहते थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि यहाँ से हमें व्यापारी लोग जाएंगे और व्यापारी लोग हमको क्या करेंगे, टैक्स देंगे, ट्रिब्यूट देंगे और गिफ्ट देंगे। तो इस तरह से क्या था, वो लोग सिल्क रूट को जो है प्रोटेक्ट करना चाहते थे और उससे क्या है बहुत सारा जो है ताकि रॉबर्स लोग जो है वो व्यापारियों पर अटैक ना करें। और सिल्क रूट को जो सबसे ज़्यादा कंट्रोल किया वो कुषाण लोगों ने किया। देखिए कुषाण एम्पायर आपको दिख रहा होगा। तो इन लोगों ने सबसे पहले किया। उस ज़माने में पेशावर और मथुरा जो थे वो दो बहुत इम्पॉर्टेंट सिटी थे। तक्षशिला भी जो था वो एक इम्पॉर्टेंट सिटी था। ढूंढिएगा तक्षशिला कहाँ है। कुषाण जो थे वो पहले ऐसे थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन का यूज़ किया था। तो इस तरह से उस ज़माने में सिल्क रूट को जो है किंग्स जो थे वो क्या करना चाहते थे, कंट्रोल में लेना चाहते थे ताकि उन्हें क्या मिले, टैक्स मिले। अब इसके बाद हम बुद्धिज़्म की बात करेंगे कि किस तरह से बुद्धिज़्म फैला। तो जो कुषाण राजा थे उनमें सबसे फेमस राजा था कनिष्क, जो लगभग 1900 साल पहले था, 1900 ईयर्स एगो। वो अक्सर बुद्धिस्ट जो विद्वान होते थे उनकी काउंसिल आयोजित करता था इम्पॉर्टेंट मैटर के लिए। अश्वघोष नाम का एक पोएट था जिसने बायोग्राफी ऑफ बुद्ध और बुद्ध चरित्र लिखा है। ये क्वेश्चन आता है कि भाई अश्वघोष कौन था। तो कनिष्क ने क्या किया था कि वो अक्सर उसके दरबार में ये अश्वघोष रहा करता था और ये लोग सब क्या होता था, बुद्धिस्ट स्कॉलर ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था जो भी बुद्ध के उपदेश थे। तो इस तरह से उस ज़माने में एक नया बुद्धिज़्म का एक नया ब्रांच या नया फॉर्म शुरू हुआ जिसको महायान बुद्धिज़्म कहते थे। इसके दो फीचर थे महायान बुद्धिज़्म के। ये कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई महायान बुद्धिज़्म जो था उसके दो फीचर कौन कौन से थे। तो सबसे पहले तो बुद्धिज़्म पहले क्या होता था, बुद्ध को कुछ साइन के द्वारा दिखाया जाता था, मतलब कुछ संकेतों के द्वारा बताया जाता था। जैसे बुद्ध के जन्म का कोई संकेत था उसको दिखाया जाता था। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, मूर्तियाँ बनने लगी
और उनका जो एनलाइटमेंट था, जिससे उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो पीपल ट्री के स्कल्पचर से दिखाई जाने लगी। जैसे ये देखिए, ये सांची में है ये वाला, तो ये पीपल ट्री ये दिखाता है कि वो भगवान बुद्ध को जो है वो पीपल के ट्री के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक। और मथुरा में भी इस तरह के बहुत सारे स्कल्पचर मिलते हैं और बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती हैं। दूसरी जो चीज़ थी महायान की, वो थी बोधिसत्व पे विश्वास करना। बोधिसत्व का मतलब ऐसे लोगों की बात करते थे ये लोग, बोधिसत्व उनको कहते थे जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया है, और एक बार ऐसे लोगों को ज्ञान प्राप्त होता था तो वो आइसोलेशन में रहते थे और मेडिटेट किया करते थे और लोगों को उपदेश दिया करते थे। तो इस तरह से क्या हुआ, बोधिसत्व बहुत पॉपुलर हो गए और उनकी पूजा होने लगी, और कई जगहों पर सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया, जापान, इसमें ये फैलने लगा। बुद्धिज्म जो है वो वेस्टर्न और साउथर्न इंडिया में भी फैला, जहाँ पर कई जो केव्स मिले हैं, जैसे अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो मिली हैं। तो ये देखिए, ये पहाड़ों में क्या होता था, गुफाएं बना दी जाती थी जिनमें ये बोधिसत्व आकर के रुकते थे, या मर्चेंट और फार्मर जो बाहर से आते थे वो इनमें रुका करते थे, ट्रेडर्स भी इसमें रुका करते थे। तो इस प्रकार क्या हुआ, बुद्धिज्म जो था वो साउथ ईस्टवर्ड, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया तक के फैल गया। फिर इसके बाद है क्वेस्ट ऑफ पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स मतलब होता है तीर्थयात्री। तो केवल हमारे देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बहुत सारे तीर्थयात्री हमारे देश में आते थे। पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थयात्री। वो ऐसे मैन और वुमेन होते हैं जो अंडरटेक करते हैं जर्नी को टू होली प्लेस टू ऑफर वर्शिप, पूजा करने के लिए। तो जो सबसे फेमस जो चीनी यात्री थे वो थे फाहयान, हेनसांग और इत्सिंग। ये तीन नाम आपको याद रखना है। ये फाहयान लिखा है, हेनसांग लिखा है और इत्सिंग लिखा है। तो ये लोग सब अपने अपने समय में आए और इन्होंने जो भी बुद्ध से रिलेटेड जगह थी उनको देखा, उनके बारे में अपनी किताबों में लिखा, और बहुत सारा इन्होंने अकाउंट लिख कर गए हैं, जिसके द्वारा क्या है कि हमें ये पता चलता है कि उस समय में कैसे राजा हुआ करते थे, कैसा शासन हुआ करता था। ठीक है ना। जिसमें सबसे पहले फाहयान का नाम आता है कि कहा जाता है कि एक बार जब ये समुद्र से जा रहा था तो एक बार 13 दिन का तूफान आया। तो इसने क्या किया कि अपने सारी जो बाकी की चीज़ें थी वो तो समुद्र में फेंक दी, मगर अपनी किताबें और भगवान बुद्ध की मूर्ति को समुद्र में नहीं फेंकी। तो इतना ज़्यादा उसको अपनी किताबों से लगाव था। और इसी प्रकार हेनसांग ने भी क्या किया है, आप उसके बारे में पढ़िएगा कि उसने बहुत सारा लिटरेचर लिख के गया है। ठीक है ना। तो ये जो है उसने लगभग 600 मानुस्क्रिप्ट, लगभग 20 घोड़ों में, मानुस्क्रिप्ट का मतलब अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, जो वो हाथ से लिखते थे। तो अब आप सोचिए कि 20 घोड़ों में ऐसा क्या लिखा होगा कि 20 घोड़ों में लाद कर ले गया था यहाँ से। ठीक है ना। और जब उसके 50 मानुस्क्रिप्ट जो थे वो क्या हुआ, नष्ट हो गए जब वो नदी पार कर रहा था, क्योंकि उसकी बोट कैप्साइज हो गई थी मतलब पलट गई थी। इस प्रकार क्या हुआ, उसने बाकी की जो ज़िंदगी थी जब उसने वहाँ ले गया, तो बाकी की ज़िंदगी इन मानुस्क्रिप्ट को चाइनीज़ में उसने क्या किया, कन्वर्ट किया, मतलब संस्कृत भाषा से चाइनीज़ भाषा में लिखा, ताकि वहाँ के लोगों को भी बौद्ध धर्म के बारे में पता चल सके। और नालंदा उस ज़माने में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करता था, बहुत बड़ा बुद्धिस्ट लर्निंग का यूनिक सेंटर होता था। इसके बारे में उस हेनसांग ने बहुत लिखा है। ये नालंदा बिहार में था, अभी भी इसके अवशेष वहाँ पर मिलते हैं, और एक खूब बड़ा विश्वविद्यालय था जहाँ पर लोग पढ़ने के लिए जाते थे। फिर उसके बाद है उस ज़माने में भक्ति बहुत चलती थी हिंदू धर्म में। भक्ति का मतलब होता है कि भगवान को जो मानता है उस, और जो भगवान को बहुत इम्पोर्टेंस देता है उसको जो है भक्त कहते हैं। तो ये भक्त जो थे वो शिव, विष्णु और या दुर्गा देवी की आराधना किया करते थे, और ये भक्ति के माध्यम से जो है अपनी वर्शिपिंग किया करते थे। उस ज़माने में भक्ति बहुत पॉपुलर हो गई थी। भक्ति का मतलब एक व्यक्ति का पर्सनल डिवोशन किसी गॉड या चोजन डाइटी के प्रति, चाहे वो फिर गरीब हो या अमीर हो या कोई भी कास्ट का हो, वो हर व्यक्ति जो है भक्ति कर सकता था। तो भक्ति की जो परिभाषा है वो भगवत गीता में दी गई है। भगवत गीता जो है वो महाभारत का अंश है।
ठीक है ना। इसमें 18 अध्याय हैं और ये महाभारत का अंश है। इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है और पूरे संसार के बारे में बताया है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए, ठीक है। और इसमें भक्त के भी धर्म उन्होंने बताए हुए हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, भक्ति ने बहुत ज़्यादा जो है एम्फेसिस दिया है कि पूजा करना चाहिए, ठीक है। और भगवान की पूजा जो है वो सिंपल रूप से भी की जा सकती है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं, उस ज़माने में बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस किए जाते थे, बहुत बड़ी बड़ी बलि दी जाती थी या हवन किए जाते थे। तो भक्ति में ये बताया गया है कि ये सब करना ज़रूरी नहीं है, ऑर्डिनरी इंसान भी जो है भगवान की भक्ति कर सकता है। तो इस तरह से क्या है, लोग भगवान की भक्ति किया करते थे और जो है हर तरह जो है भगवान को देखा गया, हर जीव में भगवान को देखा गया। भगवान के कई अवतार में वाराह अवतार बताया गया कि भगवान इवन पिग का भी अवतार ले सकते हैं। इस धरती को बचाने के लिए उन्होंने वाराह अवतार लिया था, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि बहुत सारी जो मूर्तियाँ होती हैं वो टेम्पल्स में जो मिलती हैं वो भक्ति के समय से मिलती हैं। भक्ति ने कई लोगों को इंस्पायर किया और कई ऐसे स्कल्पचर, कई ऐसी पोएट्री और कई ऐसे आर्किटेक्चर मिलते हैं, जो बड़े बड़े मंदिर मिलते हैं, वो भक्ति के कारण ही हमें देखने को मिलते हैं इतिहास में, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि भाई ट्रेडर, किंग और भक्ति के माध्यम से भी जो है बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर हिंदू शब्द बार बार आता है। तो हिंदू शब्द जो है वो सिंधु शब्द से निकला हुआ है। सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता था। सिंधु को इंग्लिश में इंडस कहा जाता था। इसी के कारण हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा था, ठीक है ना। और अरब लोग जो थे वो इसको इंडस नदी के कारण इंडिया के नाम से जानते थे। अरब लोग हमको हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी कहकर पुकारते थे। फिर इसी तरह से क्रिश्चियन धर्म है जो लगभग 2000 साल पहले शुरू हुआ, ठीक है। वेस्ट एशिया में इमर्ज हुआ। जीसस क्राइस्ट जो है उनका जन्म बेथलेहम में हुआ था और जो उस ज़माने में बेथलेहम जो था वो रोमन एम्पायर का एक पार्ट था। क्राइस्ट की जो टीचिंग थी जिसमें उनको बताया गया है कि वो वर्ल्ड के सेवियर हैं, ठीक है। और उन्होंने लोगों को बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें सिखाई कि लोग एक दूसरे से प्यार करें और एक दूसरे पर विश्वास करें, ठीक। और वो उसी तरह का व्यवहार दूसरों से करें जैसा वो मतलब जैसा वो अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरों से करें। बाइबल जो है वो क्रिश्चियन धर्म का मेन ग्रंथ है, होली बुक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से जो है इतिहास या हिस्ट्री जो है वो डेवलप हुई और उसमें व्यापारियों और तीर्थयात्रियों, पिलग्रिम्स और भक्ति या भक्त लोगों ने किस तरह से योगदान दिया। तो आई होप कि आपको ये लेसन पसंद